हेलो। तो अभी तक हमने देखा था कैसे ब्रिटिशर्स ने, एक अगर मैं मैप बनाऊं पूरी तरीके से इंडिया का, है ना। तो अभी तक हमने देखा था कैसे ब्रिटिशर्स ने एक एक करके इंडिया के जो भी रीजनल पावर्स थे, है ना, उन सबको अपने में मिला लिया। ठीक है। धीरे धीरे करके सबको अपने में मिला लिया और पूरा भारत इनके अंडर में हो गया। राइट। उसी को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इंडिया। ठीक है। रफ स्केच है। तो ब्रिटिशर्स ने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, इस रीजन से, छोटे से रीजन से, आपको याद हो तो 16 सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स ने क्या किया था? सूरत में फैक्ट्री बनाने का परमिशन लिया था। राइट, किससे? जहांगीर से। राइट, 1608 में। और यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री कब बनाया? 1613 में। सूरत उस टाइम पे क्या था ना, बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं कि पूरी तरीके से संपन्न ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, वहाँ से सारे ट्रेडिंग होते थे और बहुत ही संपन्न थे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता था। तो इसको उन्होंने सेंटर बनाया अपना। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल आप मान सकते हो। तो यहीं से सारी चीज़, फैक्ट्रीज को हर जगह जहाँ जहाँ उन्होंने खोला, है ना। यहाँ पे आप देख लो, मद्रास के पास यहाँ खोला। ठीक है। कैलकाटा में खोला था, है ना। उन सबको कंट्रोल करते थे यहाँ से। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर आपने देखा कि कैसे उन्होंने चलते चलते हर जगह पे अपना फैक्ट्री बनाया और फाइनली बंगाल में जाकर के, इस रीजन में, जाकर के उन्होंने, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल रीजन पे उन्होंने कब्जा कर लिया 1850, सॉरी 1757 में। ठीक है। और 1764 में इनको ये दीवानी राइट्स मिल गया यहाँ का। ठीक है। तो सबसे फिर इन्होंने क्या किया, बंगाल को अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखे तो सबसे पहले किसको हटाया? तो सबसे पहले हैदराबाद, इसको अपने में मिलाया। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस करके। ऑलराइट। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो ये पूरा रीजन इनका ही हो गया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये सारा रीजन, अवध और दिल्ली, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में तीन फोर्सेस आ रहे थे, बंगाल, अवध और शाह आलम, जो कि मुगल बादशाह से। तो आप मान सकते हो कि दिल्ली तक इनका कब्जा था। फिर उसके बाद इन्होंने हैदराबाद को अपने अंडर में मिलाया। हमने देखा था कैसे, सब्सिडरी अलायंस का यूज़ करके, है ना, 1798 में। फिर उन्होंने किसको मिलाया? यहाँ पे मैसूर को मिलाया, है ना। कब मैसूर को मिलाया? टीपू सुल्तान को मारकर 1799 में, है ना, सब्सिडरी अलायंस। और फिर मराठा को मिलाया। ठीक है, उस टाइम पे जो मराठा थे वो काफ़ी एक्सटेंडेड थे, तो आप मान सकते हो कि पूरा रीजन उसके बाद इनके अंडर में आ गया। ठीक है, मराठा के बाद में। तो ये पूरा रीजन, पूरा जो इंडिया था, बस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, वो, ये तो 1818 में आ गया अंडर में, है ना, मराठास। ठीक है, यहाँ पे भी सब्सिडरी अलायंस। और फाइनली लास्ट में जाकर आपने देखा था कि कैसे ये रीजन, जो कि पंजाब का रीजन था, ये भी इनके अंडर में आ गया। ठीक है। पंजाब को भी इन्होंने हथिया लिया, एनेक्स कर लिया था नेपियर ने, अगर आपको याद हो, एंग्लो सिख वॉर में हमने डिस्कस किया था, है ना, 1849 या 1848 आप ले सकते हो उसको। ऑलराइट, तो इसके अराउंड। तो पूरा भारत स्टार्ट कहाँ से? सूरत से किया था इन्होंने, है ना। सूरत से स्टार्ट करते हुए इन्होंने पूरा भारत अपने में मिला लिया 1848 तक, डलहौजी तक। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टमैटिक नहीं था? बिल्कुल सिस्टमैटिक था ये, है ना। इनका जो अप्रोच था बिल्कुल सिस्टमैटिक था और बिल्कुल डिसिप्लिन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इन्होंने पॉलिसी जो था वो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में एक एक करके अप्लाई किया। हम उन्हीं पॉलिसीज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ओके। और ब्रिटिश पॉलिसीज पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन, फॉर देयर एक्सपेंशन इन इंडिया। उनके एक्सपेंशन के लिए कैसे उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी को
अपनाया वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, और हमारा जो काल है वो आप स्टार्ट कर सकते हो कब से, जब 1613 से जब पहली फैक्ट्री हुई स्टैब्लिश्ड। ठीक है, 1608 भी ले सकते हैं या 16 जब इनका स्टैब्लिश हुआ। और ये यहाँ से लेकर के हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, सॉरी, यहाँ से लेकर के हम पहुँचेंगे सीधा 1858 तक। ठीक है, और 1858 में क्या होता है, क्वीन आ जाती है। ठीक है, क्वीन का राज हो जाता है डायरेक्टली। अब ब्रिटिशर्स है ना बाई क्राउन यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। 1858 से पहले तक ब्रिटिशर्स एक कंपनी के द्वारा राज करती थी यहाँ पे, लेकिन अब 1858 के बाद से क्वीन यहाँ पे राज करेगी ऑफिशियली। ठीक है, तो ये हमारा टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन में इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया। ठीक है, तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला जो होगा हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। तो 1613 से लेकर हमारा पहला इंटरवल होगा 1740 तक। ठीक है, अब ये 1740 क्यों, क्योंकि 1740 में अगर आपको याद हो तो कौन आया था, नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया था। ठीक है, और दिल्ली पे अटैक करने के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से, उनका जो रिस्पेक्ट था सबका, है ना, उनके उनको किस नज़रिए से देखते थे, बिल्कुल बदल गया सबका। ठीक है, सबको पता चल गया कि अब मुगल का कोई मतलब नहीं है इंडिया में। ठीक है, 1740। तो 1613 से लेकर के 1714 तक 40 तक ब्रिटिश ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, तो 40 तक उन्होंने कभी भी किसी के पॉलिसीज में, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कोई हाथ नहीं डाला। ठीक है, तो पहला पॉलिसी उन्होंने लगाया कि हम भाई अलग थलग हैं, उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ, इसमें उन्होंने लगाया था पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। रिलेटिव आइसोलेशन। ठीक है, यानी हम अलग थलग है भाई, हमको बस ट्रेडिंग से मतलब है, हमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके गवर्नमेंट, आपके टैक्सेशन, रेवेन्यू, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमको अपना ट्रेड करना है ना। लेकिन इसी इसी काल में वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहे थे। इसी काल में उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी किया, बहुत सारे जगह पे एक्सपेंशन किया उन्होंने, इन ट्रेडिंग एक्सपेंशन कहते हैं, है ना। मतलब दूसरे में हाथ नहीं डालते थे। हम इस सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हुआ, तो 1740 तक ये काल था। फिर आपको पता है कि 1740 के बाद क्या हो गया, उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज किया। ठीक है, कब तक, तो 1765 तक। 1765 तक। अब आपको पता है कि 1765 में क्या हुआ, अगर आपको नहीं पता है तो जो अवध के साथ हुआ था उनका वॉर, है ना, बैटल ऑफ बक्सर, जो मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, वो जाके आप देखिए बंगाल में, राइज ऑफ रीजनल पावर बंगाल। मेरा पूरा प्ले लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर के अभी तक कवर किया सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो 1765 में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दो ट्रीटी थी, आप जाके देख लीजिएगा, इलाहाबाद। ठीक है, तो इस फेज में 1740 से लेकर 1765 तक उन्होंने बंगाल को अपने अंदर डालने की कोशिश की, बंगाल को, अवध को और मुगल को। ठीक है, और इस फेज में जो पॉलिसी उन्होंने फॉलो किया उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, कि हम आपके बराबर हैं, क्योंकि नादिर शाह ने बता दिया था सबको कि भाई मुगल का तो कोई मतलब नहीं है ना, मुगल का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बोला भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अब हमको भी इक्वल की तरह ट्रीट करो, जैसे बाकी क्या है बंगाल, मराठा एंड सो, उनके जैसा ही हमें ट्रीट करो। ठीक है, हमारे पास भी आर्मी है, हम भी अपना कॉइन इशू करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी 1765 तक, कि हम इनके बराबर हैं, हम भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में टैक्सेशन भी उनके, है ना, दीवानी राइट्स मिल गया था। तो पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी उन्होंने 1765 तक फॉलो किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1765 से लेकर के अब ये एक्सपैंड करना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब पॉलिटिकली ये चाहते थे बनना, है ना, सबको, यानी डेक्कन में अपना राज बनाना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो ये आता है फिर टाइम 1798 तक का,
जब आपको याद है कि हैदराबाद को सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया था, ठीक है, उससे पहले की बात है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ तक वो, यहाँ पे देखिए तो अराइवल ऑफ सब्सिडरी अलायंस हुआ था यार, या वेलेस्ली आप कह सकते हो, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली आए, ठीक है, और उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इससे पहले इन्होंने जो पॉलिसी अपनाया था वो था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे साउथ में। मराठास को हमने डिस्कस किया, हैदराबाद को और मैसूर को। कैसे पहले उन्होंने मैसूर को हटाया अपने, किसको, मराठा को और हैदराबाद को अपने साथ मिला के, है ना, रिंग बना के, है ना, और फेंसिंग करके, है ना, फेंस के बाहर से दोनों के साथ मिल के तीसरे को कब्जा करना, फिर यहाँ से दोनों के साथ मिल के तीसरे को कब्जा करना, रिंग एंड फेंस। तो ये रिंग एंड फेंस वॉरेन हेस्टिंग का फेमस है पॉलिसी, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में पहले से, फिर भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे टुडे। फिर इनका फेज आता है 1798 से लेकर के 1848 तक, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट पॉलिसी माना जाता है ब्रिटिशर्स का, ठीक है, और उसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सबसे इफेक्टिव पॉलिसी, इफेक्टिव तो सब थे, है ना, इफेक्टिव सब में इनको सक्सेस मिला, लेकिन पूरी तरीके से सक्सेस मिलने के लिए पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ये मास्टर स्ट्रोक कहते हैं ना, सब्सिडरी अलायंस, ये मास्टर स्ट्रोक था, अलायंस, ओके, सॉरी लेट मी चेक द स्पेलिंग फर्स्ट, अलायंस। तो ये इनका मास्टर स्ट्रोक था, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, हम डिस्कस करेंगे। ये 1848 तक आप मानो ये था, इंट्रोड्यूस किसने किया, वेलेस्ली ने किया था। फिर हमारी बारी आती है 1848 से लेकर 1858 तक, जब हमारे डलहौजी आते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डलहौजी, जिनके बारे में आप सबको पता है ना, ट्रेन, सबसे पहले ट्रेन इन्होंने ये चलाया था। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमी देखेंगे तब ब्रिटिश। तो 1848 से लेकर 1858 तक जो पॉलिसी चली थी उसका नाम था पॉलिसी ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। जिसके बाल बच्चे नहीं है, जिनका संतान नहीं है ना, उनका जो गद्दी है वो छिन जाएगा, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स को क्या करना था, पूरे इंडिया पे कंट्रोल चाहिए था, जो भी बच्चा कुचा था, है ना। कहा जाता है कि इस टाइम तक 1848 तक सिर्फ 12.5% इंडिया का, है ना, वो ब्रिटिश के अंडर में नहीं था, नॉट अंडर ब्रिटिश, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ब्रिटिश के अंडर में नहीं था, नॉट अंडर ब्रिटिश, नॉट अंडर ब्रिटिश। और डलहौजी को इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा गया था कि वो अब बाकी जो बची हुई इंडिया है उस सब पे कमजोर ना एनेक्स कर लिया जाए, सबको अपने अंदर मिला लिया जाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉलिसी से, जो है पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। आइसोलेशन देखिए, समझने के लिए जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो रिलेटिव आइसोलेशन आप देखो तो बिफोर आप लिख सकते हो 1740 से पहले ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया। तो इस पॉलिसी की खासियत क्या थी, इस पॉलिसी की खासियत यही थी कि ब्रिटिशर्स, है ना, इसकी खासियत सिर्फ यही थी कि ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियन स्टेट्स के साथ कोई झड़प नहीं करते थे, उनका फोकस था सिर्फ ट्रेड, फोकस ओनली ऑन ट्रेड, ओनली ऑन ट्रेड, क्योंकि उस टाइम तक नादिर शाह नहीं आए थे, नादिर शाह, और उनको डर था कि भाई मुगल का नाम बहुत ज़्यादा है, मुगल कभी भी कुछ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है मुगल, ऐसा माना जाता था, है ना। अंदर की बात थोड़ी पता थी, क्योंकि औरंगजेब तो 1707 में ही गए थे, कितना साल हुआ इतनी बड़ी डायनेस्टी का। तो उन्होंने डर के मारे या कह सकते हैं स्ट्रैटेजी
के तहत सब अपना ट्रेड को एक्सपैंड किया। ठीक है, फोकस ऑन ट्रेड एक्सपेंशन इन इंडिया, सिर्फ ट्रेड को एक्सपैंड किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद इंडियन स्टेट्स, फ्रेंडली है ना, तोहफा देना है ना, फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडियन स्टेट्स, विद रीजनल पावर्स और स्टेट्स, जो भी रीजनल स्टेट्स थे उनके साथ। ठीक है, भाईचारा का रिलेशनशिप था। ठीक है, और पॉलिटिकली वो सेपरेट थे, सेपरेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थलग थे, कोई उनको मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से। 1740 से पहले सेपरेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, या पॉलिटिकली दे वर सेपरेट। तो यही था पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। ठीक है, जो हमेशा ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया, कंपनी ने फॉलो किया। फिर हमारी नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो फिर आते हैं हमारे नादिर शाह, है ना, कौन आता है, नादिर शाह। और ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं कि भाई अब हम पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी फॉलो करेंगे, क्योंकि मुगल के पास पावर है नहीं, हमारी आर्मी है डिसिप्लिन, है ना, और कैपेबल है हमारी आर्मी, हम इनके सामने ना झुकने वाले हैं। ठीक है, 1740 से लेकर के 1798 तक, ठीक है, पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी फॉलो किया। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट यह है कि इन्होंने बोला, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड इक्वल स्टेटस, भैया हम इक्वल हैं आपके, बंगाल, हैदराबाद, है ना, आप सबके इक्वल है हम मराठास, सुन लो। ठीक है, हमारे पास आर्मी है, हम अपना कॉइन चलाएंगे, हम फोर्टिफिकेशन करेंगे और जो मर्जी हम करेंगे। ठीक है, इक्वल स्टेटस, ओके, इक्वल स्टेटस विद इंडियन स्टेट्स। ठीक है, मतलब कितने स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने किया, देखा कि सब कमजोर है यहाँ पे, अब तो बॉडी दिखाने का टाइम है ना। और उन्होंने इस टाइम पे क्या किया, तो इसी टाइम पे आपको याद होगा कि दो बैटल हुए थे, किसके साथ, एक था बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, है ना, 1759, और प्लस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, वॉन्डी वॉश। जब हम कमिंग ऑफ यूरोपियंस डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, 1760। तो इसमें क्या किया इन्होंने, फ्रेंच को एलिमिनेट किया, फ्रेंच को भगा दिया। ठीक है, वॉन्डी वॉश में, और यहाँ पे डच को भगा दिया था पहले ही। ठीक है, तो इनके जो भी कंपटीशन थे उन सबको भगा दिया। तो इम्प्लीकेशन क्या हुआ, डिफीटेड डिफीटेड राइवल कंपनीज, राइवल कंपनीज, जो भी राइवल कंपनीज थी, मतलब इनके टक्कर की, उन सबको भगा दिया। तो अकेले भाई यूरोपियन हैं हम यहाँ पे जो राज करेंगे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने, है ना। और सिर्फ ये नहीं है, बैटल ऑफ बेदर और वॉन्डिवश, इसी काल में बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था। सॉरी, ये डेट इसको करेक्ट कर ले, 65 है ना, इसमें बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन इन्होंने स्टार्ट किया, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, हमें भाई इक्वल स्टेटस है तो हम आप किस तरह रहेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई, वही बैटल ऑफ प्लासी 1757, 23 जून, है ना, प्लस बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764। ओके, 1764। अब इन दोनों बैटल के बाद आपको पता है पूरा बंगाल इनके हाथ में था, दीवानी राइट्स मिल गया यहाँ से, है ना। तो दीवानी राइट्स के बाद बंगाल को पूरा ही अपने अंडर में रख लिया। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, दीवानी राइट्स, सॉरी,
राइट्स, बंगाल, बिहार, आपने वो सारी चीज़ें आपने देखी है इससे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, तो ये था इक्वालिटी। पहले बोला हमको भैया ट्रेड करना है, फिर उन्होंने बोला कि पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी होगा, भाई हम तो बराबर हैं। अब क्या करेंगे सोचिए, अब सबके बराबर हो गए तो और बढ़ाएंगे अपने साम्राज्य को। तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अगला स्टेप है बाकी को भी ऑक्यूपाई करना, ठीक है, इंडियन स्टेट्स को। तो वही किया थ्रू पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो अब हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। काफ़ी अच्छा अच्छा नाम है, ठीक है। तो 1765 टू 1798, ऑलराइट। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसके बारे में? तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये लाया किसने था। तो आपको पहले ही पता है, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो, है ना, एंग्लो मैसूर वॉर एंड सो मराठास। तो इसको लाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इंट्रोड्यूस किया था। ये इनका ब्रेन चाइल्ड नहीं था, मतलब इन्होंने खुद से नहीं सोचा था ये चीज़, ये था पॉलिसी जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साउथ इंडिया में, है ना, मराठा, मैसूर और हैदराबाद को अपने अंडर मिलाने के लिए। ठीक है, किसके लिए स्टार्ट किया इन्होंने? तो मराठास के लिए, मराठास, मैसूर एंड हैदराबाद, तीनों को अपने में मिलाने के लिए इन्होंने, ओके, ये पॉलिसी को स्टार्ट किया था। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। अगर मैं आपको एक बार और रिकॉल कराऊं तो ये मैप आप देखो, ठीक है। तो ये जो फोकस था इनका यहाँ पे था, ठीक है, ये मैसूर है, ठीक है, ये मराठास है, ठीक है, इनकी एम्पायर है मराठास की, ठीक है, ये रीजन, और हैदराबाद, ये रीजन। तो इन तीनों को, दो को एक साथ मिला लेते थे, मराठा में हैदराबाद को, मैसूर को जीत लिया, ठीक है। फिर मैसूर हैदराबाद को मिला लिया खुद के साथ, मैसूर तो मिला हुआ था, हैदराबाद को मिलाया, और लास्ट में मराठास को मिला लिया, ठीक है, ये रिंग फेंस से। तो पूरा साउथ इंडिया तक इनका आ गया, गॉट इट। फिर क्या बचता है? फिर बचता है पंजाब। अब पंजाब को कैसे रखे अपने अंदर, है ना। और बहुत छोटे छोटे जो पॉकेट्स थे, है ना, मराठास के भी आप देखोगे पूरा मराठा नहीं हुआ था अंदर, पेशवा हो गया था अंदर, बट बाकी जो थे वो बाद में जाके हुआ है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब बाकी लोगों को कैसे मिलाएं? तो नया पॉलिसी लाना पड़ेगा, और वो पॉलिसी सबसे इफेक्टिव पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। फ्रेंच जो थे उस टाइम पे, नेपोलियन बोनापार्ट, उनके उनको काउंटर करने के लिए पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, है ना। इंडियन स्टेट्स को बोला गया कि भैया देखो ऐसी ऐसी वाली बात है, आपके प्रोटेक्शन के लिए आप इसको साइन कर दो, ठीक है। इसमें था क्या, लेट अस डिस्कस दैट, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका काल था 1798 टू 1848। सबसे पहले किन्होंने लाया, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको? तो जैसा मैंने आपको बताया था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसको बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का इंडिया को गेन करने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी इसको माना जाता है, ठीक है। क्यों लाया गया था? टू काउंटर नेपोलियन बोनापार्ट, टू काउंटर, है ना, इंट्रोड्यूस्ड टू काउंटर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को काउंटर करने के लिए ये लाया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच थे, ठीक है। और आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, यूरोपियन हिस्ट्री, तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने गद्दी संभाला था फ्रेंच का, है ना। एक्चुअल में वो काफ़ी काफ़ी इलेबरेट है, ठीक है, उसको हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब वहाँ पे गद्दी संभाला तो उन्होंने पूरे यूरोप को के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और कहा जाता है कि एक स्टोरी है कि इनको बिल्ली से बहुत डर लगता था, ठीक है, तो उसी बिल्ली के कारण ये हार गया फिर लास्ट में, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसका जो बेसिक चीज़ था, पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या था, तो इसमें कुछ चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि बोला जाता था, इसको साइन कीजिए, हमारा जो ट्रूप्स है या ब्रिटिश आर्मी जो है, ब्रिटिश आर्मी
आपके स्टेट में रहेगी, कैपिटल में, है ना। ब्रिटिश आर्मी एट द कैपिटल। जो भी राज्य है, जैसे कि अगर मान लीजिए मराठा इसको साइन करते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैसूर इसको साइन करते हैं, तो मैसूर के कैपिटल में जहाँ पे राजा का सीट होगा, है ना, नवाब का, तो वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी रहेगी तैनात 24 घंटे। ठीक है। दूसरा क्या था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा वहाँ पे उनके कोर्ट में, राजा के, ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, जो सब कुछ देखेगा, क्या चल रहा है, कौन सा प्रोसीडिंग चल रहा है ना। तीसरी चीज कि जो स्टेट साइन करेगा इसको, है ना, वो बाहर के जितने भी रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन जो है, फॉरेन रिलेशन विल बी डिसाइडेड बाय ब्रिटिश, डिसाइडेड बाय ब्रिटिश। ठीक है। यानी अब राजा क्या है, बाहर के, जैसे कि फ्रेंच आते हैं कुछ पॉलिसी लेने के लिए, या किसी को रिक्रूट करना चाहते हैं वो अपनी आर्मी में, नवाब, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि कौन से बाहरी स्टेट के साथ कैसा रिलेशन बनाना है, वो ब्रिटिश तय करेंगे इस अलायंस से के बाद, है ना, अगर साइन करते हैं तो। और साइन तो करना ही था भाई सबको, सबसे स्ट्रांग थी ब्रिटिश। ठीक है, कैसे साइन नहीं करोगे, ऐसी स्थिति में ले आते थे कि साइन करना ही पड़ता था। साइन करो और नहीं तो अपना दे दो वापस मुझे, पूरा एक्वायर ही कर लेते थे, एनेक्स कर लेते थे, है ना। फॉरेन रिलेशन देखिए, अब फॉरेन रिलेशन में क्या आएगा, डिक्लेयर वॉर, है ना, स्टेट कैन नॉट डिक्लेयर वॉर, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब बताइए, ये जो आर्मी रहेगी इसका खर्च कौन देगा, तो इस आर्मी का जो खर्च होगा ना, कॉस्ट विल बी बेयर्ड बाय द नवाब, बाय द स्टेट। तो जिस स्टेट ने ये साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ, वही स्टेट पैसे देगा, है ना, पैसे देगा मतलब पैसा देगा ब्रिटिश आर्मी को रखने के लिए। जो भी खर्च होगा ब्रिटिश, इसका भी और रेजिडेंट का भी, सारा खर्च उठाएगी वहाँ के राजा उठाएंगे, नवाब। समझ गए, ये सिंपल था। अब बताइए, ये सब करने के बाद क्या वो स्टेट पूरी तरीके से सॉवरेन रहेगा, है ना, नहीं रहेगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो पूरी सॉवरेनिटी जो थी वो गई। अब स्टेट के पास सॉवरेनिटी है ही नहीं, अपने आप पे को कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये ट्रीटी थी। क्यों लाई गई थी तो पता है आपको, फ्रेंच था, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत है ना, उस टाइम पे बहुत हाई लेवल पे था। अब आप पूछोगे कि इतना साइन कर लिया नवाब ने, तो बदले में क्या देते थे, तो बदले में उनको मिलता था इन रिटर्न, तो स्टेट्स को इसके रिटर्न में मिलता था सिक्योरिटी। ठीक है, कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया, मैं हूं ना भाई, तो रिटर्न में उनको मिलता था सिक्योरिटी। ठीक है, सिंपल। अब इंपॉर्टेंट इसमें है कि कौन कौन से स्टेट ने कब कब इसको साइन किया, वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ साइनिंग, साइनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट ने, मतलब कौन कौन से साल में साइन किया, वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव, कभी कभी क्या, बहुत बार आता है कि किसने कब किया। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले साइन करने वाले हैं हैदराबाद के निज़ाम जी। ठीक है, तो सबसे पहले हैदराबाद साइन करता है सब्सिडरी अलायंस पे। ठीक है, कब करता है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, 1798 में। उसके बाद साइन करने वाले हैं मैसूर, जो कि मजबूरी में करते हैं। मजबूरी में तो सबने किया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मजबूरी थी, टीपू सुल्तान चले गए थे, तो 1799 में किया था। ठीक है, उसके बाद तंजौर ने किया। ठीक है, तंजौर साउथ, है ना, 1799 में ही किया था उन्होंने भी। उसके बाद अवध ने किया, उसके बाद अवध ने सब्सिडरी लाइंस पे साइन किया था 1801 में। तो अब आप पूछोगे कि भाई अवध तो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तभी हार गई थी, तो कभी तभी क्यों नहीं सब्सिडरी लाइन साइन करवा लिया, उस टाइम पे वो पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, और बहुत भी अलग कॉम्प्लिकेशन भी थे, है ना।
तो अवध ने बाद में जाके साइन किया था। उसके बाद आते हैं हमारे पेशवा, जो आपने देखा था पेशवा, जिन्होंने 1801 में ही साइन कर दिया था। ठीक है, बाजीराव सेकंड ने, जो कि रघुनाथ राव के पुत्र थे। फिर पेशवा, फिर भोसले। ठीक है, भोसले ने 1803 में, ये सब मराठास हैं। ठीक है, और फिर सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया ने साइन किया 1804 में। ओके, तो अब हम देखेंगे आखिरी पॉलिसी पे को, जो कि था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, सब्सिडी अलायंस हो गया, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, डलहौजी आते हैं और सारे इंडिया को बचे हुए 12.5 को अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो लास्ट पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब होता है गैप, है ना, या कोई चीज बंद हो जाना, है ना, लैप्स कहते हैं उसको, या खत्म हो जाना। तो ये चला था 1848 से लेकर के 1857 तक, या रिवॉल्ट तक। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? आप सबको पता होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये डलहौजी ने लाया था, है ना, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था 1848 में, आफ्टर सब्सिडी अलायंस। इसका क्या था रूल? तो इसका रूल बहुत ही सिंपल था। ठीक है, कि अगर आपके पास, सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, तो नो सक्सेसर, ठीक है, नो स्टेट, है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर आपके पास सक्सेसर नहीं है, यानी आपके पास पुत्र नहीं है, सिंपल वर्ड में उस टाइम पे पुत्र ही था आपके पास, तो आपका स्टेट आपसे छीन लिया जाएगा, आपके स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स उसको अपने में मिला लेगी, सिंपल सा डॉक्ट्रिन है। ठीक है, और उस टाइम पे कोइंसिडेंस ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिसके पास सन नहीं था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दिमाग लगा के ये लाया गया था। इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे पहले किसको किया गया, तो 7 ऐसे स्टेट थे जिसको अपने अंदर मिला लिया गया। ठीक है, उसको एक एक करके हम देखते हैं। पहले थे सतारा। ठीक है, सतारा, सतारा को मिला लिया गया 1848 में, वहां पे भी कोई सन नहीं था, रघुनाथ राम, सॉरी, राजा राम सेकंड के। उसके बाद जैतपुर, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर को मिला लिया गया अगले साल। उसके बाद मिलाया गया संबलपुर। ये बस ऑर्डर है जो आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक है, 1850 में बुघात या बुघाट, 1850, छोटे छोटे स्टेट्स। फिर उदयपुर, उदयपुर को भी मिला लिया गया 1852 में। ठीक है, फिर आते हैं झांसी, ये तो आप सबको पता है ना, झांसी को भी मिला लिया गया 1853 में, और फिर नागपुर को मिला लिया गया, ठीक है, 1854 में। तो ये 7 स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया था क्योंकि उनके पास कोई सन नहीं था वापस सक्सेशन के लिए। और जो बचे हुए थे, है ना, जिनके पास सन था, जैसे कि आप ले लीजिए अवध को। ठीक है, वाजिद अली शाह के बिजनेस कादर थे ना, अवध की बात करें तो सब्सिडी अलायंस तो साइन किया था उन्होंने, लेकिन वाजिद अली शाह के जो पुत्र थे, वाजिद अली शाह के जो पुत्र थे, हजरत बेगम, उनकी, उनका जो सन था बिजरिस कादिर, तो उनके पास तो था सन, लेकिन फिर भी उनको नहीं बैठने दिया। क्यों? उनको बोला कि नहीं भाई, आपने मिस रूल किया है। क्या किया है अवध में? मिस रूल, है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तो मिस रूल आप कर रहे हो, आपको हटाया जाता है अवध से। ठीक है, फिर विद्रोह हुआ था याद हो 1857, तो उसको हम डील करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे, कौन कौन सी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने ली इंडिया के ऊपर अधिकार जमाने के लिए, पूरे भारत के ऊपर उन्होंने अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे कि ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज किया इंडिया की इकोनॉमी में, और कैसे उस इंडिया की इकोनॉमी को 26% से ले आकर के
44% पे पहुंचा दिया। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।